मेरे पति महेंद्र चौधरी की मौत को 5 साल बीत चुके हैं, पर मुझे आज भी उनकी कमी महसूस होती है। लोग कहते हैं जो हमसे दूर चले जाते हैं उन्हें भुला देना चाहिए, पर मैं अपने पति को नहीं भुला सकती, क्योंकि भूलते तो उन्हें है ना जो कभी लौटकर वापस नहीं आते। पर मेरे पति तो बहुत जल्द वापस आने वाले हैं। मैं लाऊंगी उन्हें वापस, क्योंकि ये बस मेरी चाहत ही नहीं बल्कि जरूरत भी है। अपने परिवार के लिए और इस गांव के लिए मुझे महेंद्र चौधरी को इंसानी दुनिया से जोड़ना ही पड़ेगा, वरना कुछ भी नहीं बचेगा। पर यह काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि अपने पति को वापस लाने के लिए जो तरीका मैं अपना रही हूँ वो मैं किसी को नहीं बता सकती, खास करके अपने परिवार वालों को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो उस विधि को नहीं समझ पाएंगे, और अगर समझ भी गए तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो क्या, शुरुआत में तो खुद अपने आप को नहीं समझा पा रही थी कि आखिर मैं ये सब क्या कर रही हूँ। पर धीरे धीरे समय के साथ मुझे सब समझ आने लगा। पर उस सिद्धि की विद्या दूसरों को समझाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि सिद्धि की प्राप्ति हर किसी को नहीं हो सकती। इसीलिए मैंने अपनी विधि को रहस्य ही रहने दिया और अकेले ही उसे हर अमावस को पूरा करती रही। पर जब से मेरी बड़ी बेटी और उसका बेटा कुंदन शहर से यहाँ आए हैं, तब से चीजें बदल गई हैं। मेरे घर वाले मुझ पर शक करने लगे हैं, और इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि मेरा नाती कुंदन है। कुंदन है तो बहुत छोटा, पर उसके मन में हमेशा सवाल होते हैं, ऐसे सवाल जिनका मकसद कुछ जानना नहीं बल्कि किसी बात की गहराई तक जाना होता है। जैसे एक रोज वो मेरे पास आया और मुझसे अपने नाना के बारे में सवाल करने लगा। नानी, नाना क्या करते थे? मतलब कि उनका काम क्या होता था? क्या बोल रहा है? अरे खेतों में काम करते थे, और क्या काम करेंगे? पर वो तो जमींदार थे ना? तो गांव के लोगों को नहीं पता था कि वो जमींदार हैं? नहीं। कैसे? क्योंकि असल में गांव में कोई जमींदार था ही नहीं। तेरे नाना अपने आप को ही जमींदार बुलाते थे। पर क्यों? थी कुछ वजह। क्या वजह? बताओ ना नानी। हाँ, वजह ये थी कि वो इस गांव को बचाना चाहते थे। बचाना चाहते थे? पर किससे? उन शहर के लोगों से जो इस गांव को हड़पना चाहते हैं। कौन है वो लोग? पता नहीं, पर वो लोग हम सभी गांव वालों को यहाँ से निकाल देना चाहते हैं। पर क्यों? कोई नहीं जानता। शुरुआत में हमने सोचा वो बस लोगों से उनके खेत छीनना चाहते हैं, पर हम लोग गलत थे। उन्हें हमारे खेत नहीं बल्कि पूरा का पूरा गांव चाहिए। पर क्यों? पता नहीं, वो बस यही चाहते थे कि ये गांव जल्द से जल्द खाली हो जाए, मानो इस गांव के नीचे कोई खजाना दबा हुआ हो। तो फिर क्या हुआ? होगा क्या, धीरे धीरे करके कुछ लोग लालच में पड़ गए। मतलब कि गांव वाले पैसों के लालच में आकर अपनी जमीन बेचने लगे, और देखते ही देखते आधा गांव खाली हो गया। तभी तेरे नाना ने इस गांव की जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली। कैसे? उस रात जब हमें पता चला कि लगभग आधा गांव खाली हो चुका है, तो हम दोनों बहुत परेशान थे। अब क्या करेंगे? ऐसे तो पूरा गांव खाली हो जाएगा। ये सारे गांव वाले एक नंबर के लालची हैं। पैसा देखा नहीं कि अपना ईमान बेच दिया। कंचन, इसमें गांव वालों की कोई गलती नहीं है। कैसे गलती नहीं है? हम लोग भी तो गांव वाले हैं। हमने तो नहीं बेची अपनी जमीन। बात गांव की नहीं है, बात लोगों की जरूरत की है। अरे थोड़े से पैसों में क्या जरूरत पूरी हो जाएगी लोगों की?
जो अपने खेत, अपनी जमीन ही बेच डाली। हम इंसान ऐसे ही होते हैं कंचन, हम दूर तक नहीं देख पाते। गांव वाले सीधे लोग हैं, वो बस अपनी जरूरतें देख रहे हैं। तो तुम कहना चाहते हो कि ये सब ठीक हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर अब क्या? अब हम क्या करेंगे? ऐसे तो हमारा पूरा गांव छिन जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पर कैसे? लोगों को एक साथ जोड़कर। क्या? कंचन, जब लोग अकेले होते हैं तो उन्हें तोड़ना आसान होता है, पर अगर सब एक हो जाएं तो उन्हें कोई नहीं दबा सकता। इसलिए मुझे गांव वालों को एक करना होगा। उन्हें समझाना होगा कि थोड़े पैसों के लालच में आकर अपनी जमीन बेच देना बेवकूफी है। पर ये तुम करोगे कैसे? कंचन, गांव वालों को एक नेता चाहिए, एक ऐसा इंसान जिसकी सब सुने और जो सबके हित में बोले। उनके लिए वो नेता मैं बनूंगा, इस गांव का जमींदार मैं बनूंगा। तो बस इस तरह तेरे नाना इस गांव के जमींदार बन गए। तो फिर नाना ने गांव को बचा लिया? नहीं, इससे पहले कुछ हो पाता उनकी मौत हो गई। इसीलिए गांव आज भी खतरे में है। क्या? हाँ, और तेरे नाना के जाने के बाद तो गांव और भी बुरी तरह से बिखर गया है। नानी, नाना की मौत ऐसे अचानक कैसे हो गई? हाँ, क्या मतलब? मतलब उनकी मौत कैसे हुई थी? क्यों? ऐसे ही बताओ ना, मैंने सबसे पूछा, किसी ने नहीं बताया। रहने दे, क्या करेगा जानकर। बस इतना समझ कि हर इंसान को किसी न किसी दिन जाना होता है, और वो भी चले गए। नाना को कोई बीमारी थी? नहीं। फिर? क्या फिर उन्हें हुआ क्या था जो? पता नहीं, कोई नहीं जानता। मतलब? उनकी मौत यहाँ नहीं हुई थी। फिर कहाँ हुई थी? बगीचे में। बगीचे में? नाना वहाँ गए थे? पर नानी, वो बगीचा तो खतरनाक है ना? उस वक्त ऐसी कोई अफवाह नहीं थी गांव में, वो एक आम सा बगीचा ही था। ओह, तो नाना को क्या हुआ था बगीचे में? उन पर किसी ने हमला कर दिया था। हमला? किसने? जानवरों ने। कौन से जानवर? चमगादड़ों ने। हाँ, चमगादड़ों ने? आपको कैसे पता? क्योंकि जब वो हमें मिले थे तो उनके शरीर में बिल्कुल भी खून नहीं था, और उनके शरीर से ढेर सारे चमगादड़ चिपके हुए थे। ऐसा इस गांव में पहली बार किसी के साथ हुआ था। उसके बाद कुंदन ने कुछ नहीं पूछा, पर उसके सवालों को सुनकर मुझे अपने सवालों की याद आ गई। क्योंकि चौधरी जी के मरने के बाद मैं भी खुद से ऐसे ही सवाल पूछा करती थी, पर मुझे कोई जवाब नहीं मिला। बस वहीं से मेरी सिद्धि शुरू हुई थी, अपने पति को दोबारा इंसानी दुनिया में लाने की सिद्धि के दौरान मैंने सबसे पहले यही जाना कि मरने के बाद इंसानी आत्मा जब अपना शरीर छोड़ती है तो अस्थियों के विसर्जित हो जाने तक वो आत्मा इंसानी लोक से जुड़ी रहती है। पर अगर एक बार उन अस्थियों को विसर्जित कर दिया गया तो आत्मा हमेशा के लिए दूसरी दुनिया में चली जाती है। इसीलिए मैंने अपने पति की अस्थियों का कभी विसर्जन नहीं किया, क्योंकि मैं जानती थी उन्हें इंसानी दुनिया में लाने का वही एक तरीका था। सिद्धि के दौरान मैंने ये भी पढ़ा कि किसी भी मृत व्यक्ति को इंसानी दुनिया में वापस लाना इस बात पर निर्भर करता है कि उनकी मौत किस तरह से हुई थी। मतलब अगर किसी इंसान की मौत जानवरों के हमले और शरीर से पूरा खून निकल जाने के कारण हुई है तो उसे वापस जीवित खून से ही किया जा सकता है, पर वो प्रक्रिया अमावस की रात को ही की जा सकती थी। तो कुछ दिन बाद अमावस की रात को मैंने पतीले में इंसानी खून इकट्ठा किया और उसमें अपने पति की अस्थियां डाल दी। काफी देर तक उस खून को खौलाने के बाद पतीले में से भाप उठने लगी और फिर विधि के पूरे होते ही पतीले की नीचे की आग बुझ गई। सिद्धि के अनुसार
मैंने अपनी विधि तो पूरी कर दी, पर मुझे समझ नहीं आया था कि मैं उस सिद्धि में सफल हुई थी या नहीं। तो मैं अगले अमावस का इंतजार करने लगी। अगले अमावस झोपड़ी के पास पहुंचते ही वहां का दरवाजा अपने आप खुल गया। मैं जरा चौंकी, पर मैं अंदर आ गई। पर अंदर आते ही वो दरवाजा झटके से बंद हो गया। वो देखकर मुझे अंदाजा हो गया था कि मेरे पति की आत्मा उस झोपड़ी में आ चुकी थी। पर तब भी मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में उनसे बातें कैसे करूं। मेरे मन में कई सारे सवाल उठ रहे थे, ऐसे कि क्या वो मुझे देख सकते हैं या मुझे सुन सकते हैं, या फिर क्या वो मुझसे बात कर सकते हैं। काफी वक्त तक मुझे इन सवालों के जवाब नहीं मिल पाए, पर अब मुझे सारे जवाब मिल चुके हैं।